ओके, चलिए ठीक है। तो जो है पहली क्वेश्चन जो थी इस क्वेश्चन पेपर में, आप लोगों ने देखा होगा कि फुल मार्क्स जो था इस पेपर का 80 मार्क्स फुल मार्क्स थे और 3 घंटे आपके थे। पहले हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो सेक्शन ए था उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम सब कर रहे हैं। पहले सेक्शन ई देखी जाएगी, फिर जो है एमसीक्यूज के बाद हम सेक्शन तो अभी देखो जो पहला एमसीक्यू है उसी से आज हम स्टार्ट करेंगे। वो क्या है, पहले एमसीक्यू में क्या दिखाया गया है, पूछा गया है कि भारताचे सर्वत्र दक्षिण जाते, तो आपको यहाँ पे देखो इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप। कौन सा आंसर होगा, इंदिरा कौन पॉइंट, बता पाएगा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इन मुझे बताएंगे ये जो हाँ ये जो क्वेश्चन आया है, हाँ इंडिया पॉइंट तो मैं समझ रही हूँ जो क्वेश्चन है, तो उसको कौन से चैप्टर से लिया गया है मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। चैप्टर को जानना भी जरूरी है ना। हाँ मैंने कहा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से ली गई है। स्थान व विस्तार। यस मैम। हाँ तो जो है जो हमने डिस्कस किया ना कि वो चैप्टर जो है वो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर में से ही ली गई है कि भारत का जो जहाँ पे हम भारत के पूरे पूरे वो जो पोर्शन है हमारा उसको फिजिकल पोर्शन में हमने इसको पढ़ा था। हालांकि ये चैप्टर मैंने जो है आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की हुई है, लेकिन फिर भी जो है ये चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं ये मुझे पता है, ठीक है। तो जो है अभी देखिए मैं फिर से अगर स्क्रीन शेयर करूं, अगर आपको स्क्रीन दिखे ना तो इस बार आप बताइए। मैम दिख रही है आपकी। अच्छा अभी देखो मैंने क्वेश्चन पेपर शेयर किया है, अभी ये दिख रही है ना क्लियरली? यस मैम दिख रही है। ओके तो चलिए यहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं अगर, हाँ जी ठीक है, यहीं से ही फिर कंटिन्यू करेंगे। चलो देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट आंसर तो आप लोगों ने मुझे दे दिया, और ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे आपको देखना जरूरी है कि कहाँ से मुझे ये क्वेश्चन आया है, ये देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ब्राझीलच्या सर्वाधिक भूभाग प्रकाराचा आहे। देखो मैदानी भूभाग इंपॉर्टेंट है, उच्च भूमीच्या, पर्वतीय या वालुवेती, कौन सा है आंसर? उच्च भूमि। उच्च भूमि। ओके यहाँ से मेरी आवाज क्लियर है आवाज सबको? मैम आपकी आवाज ना डबल आ रही है। अच्छा अभी सिंगल आ रही है अभी भी डबल आ रही है? यस मैम अब बराबर आ रही है। ओके चलिए जो हम स्क्रीन देख रहे थे उसी को शेयर करेंगे। तो ये स्क्रीन थी हमारी ये वाली। अभी देखो यहाँ पे क्या आंसर निकला हमारा, ब्राजीलिया सर्वाधिक भूभाग क्या है, कौन सा प्रकार है उच्च यहाँ भूमि, का? उच्च भूमि। उच्च भूमि। उच्च। तो देखो अभी आपको ये चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि अगर हम यहाँ पे उच्च भूमि बोल रहे हैं तो उच्च भूमि के लिए ना हमें देखना है कि वो जो ब्राजील का चैप्टर था जहाँ पे एक मैप मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उस मैप को रेफर करके आपको आंसर देना पड़ेगा।
तो उस मैप को देखते हुए ही आप लोग आंसर दें ना, ऐसे ही रैंडम कुछ नहीं। लेकिन जब आप आंसर दे रहे हैं तो टेक्स्ट बुक से मिलाकर ही आंसर देना है। मैं स्क्रीन शेयर ट्राई कर रही हूँ, अगर मतलब इस बड़े स्क्रीन में हो जाता है तो हम फिर से देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं जगाचा कॉफी पॉट। ये तो बहुत ही इजी है। तो ये देशाला ब्राजील। ब्राजील, ये बहुत ब्राजील। इजी है। हाँ, तो कौन से एरिया को कॉफी पॉट कहा जाता है ब्राजील का? कहाँ पे ज्यादा कॉफी मिलती है? कौन सा पोर्शन है? कौन बता पाएगा? हम्म, क्यों कहा जाता है कॉफी? देखो, हर चीज की डिटेल स्टडी होती है, वो चीज भी आपको देखनी है। कौन बच्चा बता पाएगा? मैम ब्राजील में ना सबसे ज्यादा कॉफी मतलब उत्पादित होता है, और साथ में जो हमारा इंटरनेशनल कॉफी का उत्पादन है उसमें से 40% ब्राजील से आता है, इसलिए ब्राजील को कॉफी पॉट कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है। वेरी गुड। नेक्स्ट, भारत का जनगणना का आंसर दे। डैश दर वर्षानी होते हैं। कितने वर्ष अंदर अंदर हमारे ये जनगणना होते? बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पे। 10 वर्ष में। 10 वर्ष तक के मतलब उसमें हमारी जो है वो जनगणना होती है। ये इजी है, मतलब बहुत कुछ मुश्किल है नहीं, सब कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, डैश हा जगतातील सर्वात मोठा त्रिभुज प्रदेश आहे। देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुंदरबन। सुंदरबन। क्यों सुंदरबन है? क्यों सुंदरबन है? कौन बच्चा मैम बताएगा? क्योंकि भारत में सुंदरबन नाम का त्रिभुज प्रदेश है और वो सुंदर है, इसलिए उसका नाम सुंदरबन रखा है। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई त्रिभुज प्रदेश होगा तो वो हमारी इंडिया का सुंदरबन है। बहुत सुंदर। त्रिभुज में 3 पॉइंट्स कौन से हैं? कोई बता पाएगा? 3 पॉइंट्स होते हैं ना त्रिभुज में। हाँ मैम जी। त्रिभुज प्रदेश मतलब जो नदी होती है वो जब समुद्र को मिलती है तो वो हम्म समुद्र उसका पानी ऐसे इजी एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो नदी हम्म, दूसरे रास्ते से समुद्र में मिलने का मार्ग बनाती है। तो वैसे ही वो बहुत सारे मार्ग बना लेती है, इधर से उधर से पेड़ की डालियां होती है ना वैसे, तो उसे वहां पे त्रिभुज प्रदेश क्रिएट हो जाता है। बहुत सुंदर। एक्सीलेंट। तो त्रिभुज प्रदेश का मतलब तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे आपको गंगा नदी का एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा कि गंगा नदी जो है एक साइड से बांग्लादेश से आ रही है, एक साइड से इंडिया से आ रही है, और आकर के वो बंगाल की खाड़ी में जो है वो प्रवेश कर रही है। ठीक है, इसीलिए इसको त्रिभुज और मोटा त्रिभुज कहा गया, क्योंकि गंगा नदी की जो त्रिभुज एरिया है और जो डेल्टा एरिया है वो सबसे बड़ी है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी है। क्षेत्र भेटीसाठी उपयुक्त असणारे साधन डैश आहे। ये तो बहुत इजी है। वरील सर्व। वरील सर्व। हाँ, वरील सर्व। क्यों? क्यों वरील सर्व? एक ही आंसर, मुझे एक से ही आंसर नहीं चाहिए, सभी ट्राई करेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दूरबीन से भी कर सकते हो, कैमरा से भी कर सकते हो। बरीलियम क्यों लेंगे? क्यों लेंगे? क्योंकि मैम जब हम क्षेत्र भेद को जाते हैं तो हमें ये दूरबीन, कैमरा और नोंद वही तीनों की जरूरत पड़ती है, और वो तीनों हमें काम आते हैं, इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक स्थान पर जाने के लिए आपको सभी साधन साथ में रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक जगह जाएंगे तो एक से ही हमारा हो जाएगा। कोई चीज देखने के लिए दूरबीन जरूरी है, फोटो खींचने के लिए कैमरा जरूरी है, तो इसीलिए। और नोट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, ब्राजील मध्य सर्वांत उच्च शिखर। ये तो बहुत इजी है, ये वाला। एवरेस्ट तो नहीं है। पिको दी कांचन, नेबलिना। पिको दी नेवलिना, ये भी। Palestina. पिको दी नेवलिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तर भारतीय मैदान प्रवेशाचे उतार प्रमुखाने डैश दिशेला। कौन से दिशा से कौन से दिशा में वो जाती है? पश्चिम कडे, उत्तर कडे, पूर्व कडे या दक्षिण कडे? उत्तर भारतीय। पूर्व। मैम उत्तर कडे। कडे. पूर्वकडे। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, उत्तर भारत मैदान के प्रदेशाचा उत्तर प्रमुखाने दिशेला, कौन से दिशा से कौन से दिशा में वो जाती है? पश्चिम की तरफ जाती है, उत्तर की तरफ जाती है, पूर्व की तरफ जाती है? मैम वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा को जाती है। हाँ, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा पे रहती है ना। वो ऐसे है ना, भारत के ऊपर से ऐसे जा रही है, तो वो पश्चिम से लेकर के, मतलब वो दिल्ली रीजन पकड़ लो, वहां से लेकर के वो ऐसे एकदम पूर्व भारत के जो बंगाल, बिहार, फिर असम, उस साइड पे जा रही है ना। तो वो जो है वो तो पूर्व दिशा में ही जा रही है।
तो पूरब दिशा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9, रेखा की डिग्री बताएंगे मुझे, कौन सी रेखा यूज करके वो निश्चित की दी जाती है? 82 अंश 30 दास 82-30, 82-30 करेक्ट है। वो बीच से जाती है भारत के, जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर, वहां से बराबर होकर के वो जाती है। हाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को ही, मुजफ्फरपुर वो इलाहाबाद वाला जो आंसर है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी है। ब्राझीलियाच्या अगण्य भागात प्रामुख्याने डैश प्रकाराची वस्ती मिलती है, कौन सी? केंद्रित केंद्रित वस्ती। क्योंकि ब्राजील को अगर देखा जाए, हर एक चीज का रीजन सोचेंगे कि ब्राजील में अगर देखा जाए तो ब्राजील में कुछ कुछ स्थानों पे बहुत घनी वस्ती मिलती है, और इस घनी वस्ती का कारण यही है क्योंकि साधन जो है वो कुछ क्षेत्रों में मिलते हैं, बाकी क्षेत्रों में तो जंगल वन वही सब ज्यादा है, इसीलिए। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट आते हैं। 10 मार्क्स का है, और 10 मार्क्स में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। सभी को स्क्रीन दिख रही है? 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस में से। ओके, चलो देखो, ब्राझील मधील स्थलांतरित शेताला काय म्हणतात? तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ब्राजील के जो स्थानांतर है उसके मुख्य क्या है, मुख्य डिविजन्स क्या है, क्या होगा यहाँ पे? मैम ब्राजील में जो स्थलांतरित खेती होती है उसे रोका कहा जाता है। हाँ, क्यों रोका रोका मैम। कहा जाता है? हाँ, अब बताएंगे, ज्ञानेश्वर बता रहे हैं, बोलिए। मैं सुन रही हूँ, प्लीज बोलिए, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। क्यों उसको रोका ही क्यों कहा जाता है? उसको लौकिक भाषा में रोका कहते हैं ना, लेकिन रोका इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो वहां की ही है, वो सिर्फ उपजाति लोग ही करते हैं, हर कोई नहीं करता। वहां पे जो उनका ये पारंपरिक तरीके से ये खेती चल रही है उसको आदिवासी लोग करते हैं, और वहां पे जो भी प्रक्रिया होती है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वो सिर्फ उसी स्थान पे होती है, और जंगल के आदिवासी लोग उसी को जो है ना, उसी खेती बाड़ी में अपना जो भी फसल उगाते हैं वो यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, भारत की राजधानी, ये वाला आंसर क्या है? ये भी इजी है। मैम भारत की राजधानी नई नई दिल्ली है। हाँ, नई दिल्ली है। देवराई की संकल्पना कोणत्या क्षेत्राची संबंधित आहे? तो देवराई वाला आंसर दीजिए। मैम देवराई मतलब वो जो संवर्धन। संकल्पना है वो नेचर के लिए बनाई गई है, और जहाँ पे जंगल होता है वहाँ पे कोई मंदिर जैसा होता है और उसे पवित्र और मानते हैं और इसीलिए देवराई कहते हैं। ओके, ये भी सही है। मैम नेक्स्ट, और मैम ब्राजील जंगल मध्ये से संबंधित है ये हाँ हाँ देवराई। हाँ, बोलिए। हाँ, वो भी राइट है। ब्राझील मध्ये कोणत्या प्रकाराची राजवट आहे? कैसी राजवट मिलती है यहाँ पे? प्रजासत्ताक। प्रजासत्ताक। प्रजासत्ता, तो प्रजासत्ता से क्या होता है, इंडिया के साथ भी इसकी सिमिलैरिटी देखी जाती है कि हमारे यहाँ पे भी प्रजासत्ता है, उनके वहां पे भी प्रजासत्ता है, तो प्रजा का प्रजा के ऊपर ही जब चलता है ना, मतलब हम, प्रजासत्ता का मतलब क्या है कि हम ही जो है अपने जो लोग हैं उनको चुनते हैं, उनकी चुनाव होती है, फिर वो जाकर आगे हमारी जो प्रक्रिया है या हमारी जो भी मांग है उसको पास करते हैं आगे। नेक्स्ट, भारताचा राष्ट्रीय प्राणी कौन था? ये तो बहुत इजी है, क्या है बाघ। भारत का? बाघ। शेर। आगे चलो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोच कर जवाब देना पड़ेगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6। मैम हमारे स्कूल में एक क्वेश्चन लिया गया है। मैम मैं आंसर बताऊं? क्वेश्चन नंबर 6, हाँ मैम बोलिए। भारत का जो सबसे दक्षिण का जो टॉप है इंदिरा पॉइंट, वो 6 अंश 45 डिग्री से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको उत्तर अक्षांतर पूछा गया है ना,
मैम उसका उत्तर आंसर ऑप्शन। इंदिरा मैम पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। हाँ बोलिए बोलिए, इंदिरा पॉइंट दूसरे में। कौन जवाब दे रहे हैं, बोलिए। इंदिरा सुन रही हूँ मैं, बोलिए ना, सेकंड कोई एक मैम आंसर दे रहे हैं। इंदिरा इंदिरा पॉइंट। पॉइंट में। इंदिरा हाँ पॉइंट। भाग्यश्री, भाग्यश्री मैंने आपका सुना, मैं इनका सुन रही थी, ध्यानेश्वर बात कर रहे थे, प्लीज बोलिए। इंदिरा पॉइंट में। लेकिन एक फैक्ट आपको पता होनी चाहिए कि इंदिरा पॉइंट जो है वो 2004 की जो सुनामी हुई थी उसके बाद से अभी नहीं है, वो पानी के नीचे चली गई है। चलो, ब्राजील मधील कॉफीचा मध्यम काय म्हणणार, ये वाला भी बोलो, कॉफी के लिए पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। मैम ब्राजील में जो कॉफी के मड़े होते हैं ना उन्हें फोजेंडा कहते हैं। और ब्राजील में उन्हें फॉजेंडा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्राजील में जो कॉफी की वैरायटी मिलती है वो हमें विश्व में कहीं और नहीं मिलती है। वो ब्राजील की जो कॉफी है वो एकदम असली कॉफी जो है ना, वो उसकी एक उच्च क्वालिटी की कॉफी होती है। नेक्स्ट, लोकसंख्या वितरणारे परिणाम करण्यात एक नैसर्गिक घटना संघ, ये तो इजी क्वेश्चन मैम है, कोई भौगोलिक भी आप रचना, एग्जांपल दे सकते हो। हाँ हवामान। पानी की पानी की उपलब्धता। उपलब्धता। हाँ बिल्कुल, आप मृत्तिका लिख सकते हो, आप हवामान लिख सकते हो, आप भौगोलिक वो भी, पानी की उपलब्धता। हाँ पानी की उपलब्धता लिख सकते हो, आप मानवीय फैक्टर्स लिख सकते हो, है ना, मानव में जो भी हमारी है ना फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, फिर जहां जहां आपको अच्छी साक्षरता मिलती है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, भारताच्या प्रमाणवेला रेखावृत कोण्याचा शहरा जबुलथन जातो, ये वाला क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही इलाहाबाद। इजी है। मैम मैं बताऊं, हाँ इलाहाबाद। हाँ इलाहाबाद शहर के पास जो मिर्जापुर नाम का गांव है ना वहां से। वही वाला जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ब्राजीलिया किती किलोमीटर लंबाची समुद्र किनारा लाभला है, ये तो पूरा फिगर ही आपको लिखना पड़ेगा, एक नंबर ही है सात हजार जो चार आपको सौ मैम लिखना है। नेक्स्ट, 7,000। हाँ 7,400। 400। 7,400। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक से ही है और डायरेक्ट ही है, कुछ ऐसे घुमा फिरा के दिया नहीं गया है। चलो, क्वेश्चन नंबर सी पे जाएंगे, सी विभाग पे जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 मार्क्स एक क्वेश्चन के हैं, और आपको 4 पॉइंट्स मतलब 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन। पहली वाली आप लोगों ने डिटेल में बताई कि जो है ना कि क्षेत्र भेदी दरमियान पर्याचा व्यवस्थापन तुम कैसे करते हो, मतलब उसको कैसे किया जाता है, कैसे करता है, बताइए। मैम हम जब जहाँ पे हम भी क्षेत्र भेंट के लिए जाएंगे वहाँ पे पोस्टर्स लगाएंगे। उन लोगों को बताएंगे कि सूखा कचरा और ओला कचरा उन्हें अलग अलग रखे। हम वहाँ पे जाएंगे तो हम वहाँ पे कचरा नहीं करेंगे और उन लोगों को समझाएंगे कि कचरा मत करिए। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, हम प्रदूषण फैलाने से रोक सकते हैं, हम वहां पे और जाकर के लोगों को ना, और अगर वहाँ हाँ पे जो कचरा होगा उस कचरा को मिटाएंगे और उन्हें गोनियों में भरेंगे। सूखा कचरा गीला वहाँ कचरा पर अलग करके। हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। वहां पर सूचना फलक लगाएंगे और अपने साथ हाँ जो कापड़ी पिशवी होती है वो लेकर जाएंगे और जो अपना कचरा है वो उसके अंदर डालेंगे और हाँ हमारे साथ यही। कचरा लेकर जाएंगे। नए नए कचरा हम्म, पेटी लेकर जाएंगे और जहाँ पर कचरा पेटी नहीं है वहां पर रखेंगे। हाँ ठीक है, ये भी सही है कि कचरा फैलने से प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण को स्टॉप करने के लिए हम ये कर रहे हैं, है ना, तो हम लोगों में जागृति कर सकते हैं। इसके साथ दो भी पॉइंट्स आप लोगों ने लिखा, उसके साथ ये भी हो सकती है कि लोगों के अंदर हम जागृतिकरण कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि कचरा फैलने से क्या क्या होता है, बीमारियां फैलती है, प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, भारताच्या प्राकृतिक विभागांची नाव, मतलब भारत के जो प्राकृतिक विभाग है उनके बारे में लिखना है, क्या होगा, कोई नया मैम बच्चा आंसर भारत दे। के मैम भारत के ना 5 विभाग होते हैं। एक हिमालयन हम्म पर्वतीय जो प्रदेश है वो,
और दूसरा है द्वीप समूह, उसके बाद है किनारी प्रदेश, फिर उत्तर भारतीय प्रदेश। तो आपको डिटेल में ना जब आप ये क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप कोई भी 5 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा ना सिर्फ नाम लिखने से नहीं चलेगा। उम्मीद है आप सभी ने थोड़ा थोड़ा इसको डिस्क्राइब भी किया है, थोड़ा वर्णन भी किया हुआ है। सही है कि गलत है? सही यस है या मैम। गलत है ना? तो जिन बच्चों ने अभी तक सही है। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है उन बच्चों से मैं कह रही हूँ कि देखो 5 मार्क क्वेश्चन है, बड़ी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ नाम लिखने से नहीं चलेगा। यहाँ पे आप लोगों को जो है थोड़ी बहुत एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी। तो जैसे आप हिमालय के बारे में लिख ले तो हिमालय को आप विभाजन कीजिए। आप उत्तर प्रदेश के बारे में लिख रहे हो तो उसको में भी आप थोड़ा थोड़ा लिखो, है ना। आइलैंड्स के बारे में लिख रहे हो वो भी लिखो। तो थोड़ा थोड़ा 2-3 लाइन हर एक पैराग्राफ में होना चाहिए, वरना मार्क्स तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गंगा नदीच्या खोयात लोकसंख्या का है, लेकिन ये देखो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा थोड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। तो बोलो क्या लिखा है यहाँ पे? मैम मैं बताऊं? बताएंगे? मैम गंगा नदी का जो खोरा है वहाँ पे अच्छी जमीन है, इसलिए वहाँ पे हम खेती कर सकते हैं। और दूसरा है वहाँ पे पानी भी अच्छा है, वहाँ पे 12 महीने पानी रहता है। फिर उसके बाद है वहाँ पे ऐसे डोंगर वगैरह नहीं है, वो सपाट भूभाग है, इसलिए वहाँ पे जो वाहतूक रहती है वो भी अच्छी चल सकती है। और हमें रहने के लिए हम घर भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं, वो हमें रहने के लिए अच्छी जगह है। फिर उसके बाद वहाँ पे नौकरियाँ भी है, वहाँ पे शहर भी है, वहाँ पे हमें नौकरी भी लग सकती है या फिर हम कोई बिजनेस उद्योग भी कर सकते हैं। जी बढ़िया। और बच्चों ने हाथ उठाया वो भी बता सकते हैं। बताइए जिन्होंने हाथ उठाया है। वहां पर निसर्गरम्य वातावरण है और वहां पर वह रास्ते के जो है वहां पर वो रास्ते मार्ग अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। वहां का वातावरण इंसानों को सूट होने जैसा है और वहां पर नौकरी की संधि ज्यादा है और वहां रहने के लिए ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। बराबर, बहुत अच्छा। क्योंकि यहाँ पे हम जो है गंगा नदी की जो उसके आसपास जो जनसंख्या इतनी ज्यादा हो रही है, इसका सभी कारण जो है प्राकृतिक कारण, क्योंकि गंगा नदी समतल के निकट है, आसपास सभी समतल है, तो खेती बाड़ी हो सकती है, नौकरियां लग सकती है, फैक्ट्रीज डले जा सकते हैं, जो है ना। हम यहाँ पे मिट्टी अच्छी होने के कारण अच्छी खेती बाड़ी होने की संभावना ज्यादा है। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने पॉइंट। हाँ, लेकिन एक यहाँ पे एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, वो ये है कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो 5 मानो ये 5 मार्क्स के लिए है, तो आप ना उसको पॉइंट में लिखा करो 1 2 3 4 5 करके। तो जो एग्जामिनर है उनके लिए चेकिंग करने में आसानी होती है, और जब हम चेकिंग आसानी से कर पाते हैं तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छा मिलता है। तो जैसे एग्जामिनर के लिए वो करेक्शन इजी हो, वैसे आप पॉइंट्स बना के लिखा करो। जरूरत है तो स्टार्टिंग में कुछ बुलेट, ऐसे बुलेट बोल्ड में लिखो, फिर उसके अंदर एक आधा लाइन आप जरूर एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट, ब्राझीलियाच्या नहीं, ये तो नहीं कहा। हाँ, हिमालय हा कोणत्या प्रकारचा पर्वत आहे? किस प्रकार की पर्वत है हिमालय? किस प्रकार? सुनाई नहीं दिया। मैम वो वली पर्वत है। हाँ, भंगिल अर्वाचीन वली पर्वत। पर्वत। अरवली पर्वत। हाँ बराबर। अभी आप यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने को हो तो आप क्या लिखेंगे? सिर्फ इतना लिख के तो हम नहीं जा सकते ना, क्या लिखेंगे? हिमालय एक अर्वाचीन वली पर्वत है जो तजाकिस्तान के पामीर पठार से लेकर आशिया मतलब जम्मू कश्मीर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और उसमें अनेक मतलब अर्वाचीन और प्राचीन पर्वतों पठारों का समावेश है। और सही है। मैम भारत और यूरेशियम की जो प्लेट्स थी ना, वो टकरा गई थी, उसी वजह से वो निर्माण हो गया। जी बराबर, मैं इसी को चाह रही थी। देखो आप दोनों ने जो आंसर दिया है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया है।
अभी देखो इस आंसर को आप प्रेजेंट कैसे करोगे। तो आपने मान लो ये हिमालय का कोनिया प्रकाराचा पर्वत है, कौन से प्रकार है उसको आपने स्टार्टिंग में लिख दिया और उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया कि ये इस प्रकार के पर्वत है, थोड़ा सा उसको लिख के नीचे एक पेन से अंडरलाइन कर दिया। अब देखो भाग्यश्री ने मुझे क्या कहा कि वो कैसे उत्पत्ति को प्राप्त हुई है, कि इंडिया और यूरेशियन जो प्लेट है उनकी जो टक्कर हुई है उससे वो पर्वत आई है। तो आप ना एक हेडिंग दे सकते हो कि हिमालय का उत्पत्ति या हिमालय की उत्पत्ति, सॉरी, उसके लिए आप थोड़ा सा 2 लाइन लिख दो। फिर जो है जैसे अनुष्का ने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए कि उसकी विभाजन क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो आप ना ऐसे लिख सकते हो कि उसकी जो ओरिजिन है या वो कहाँ से उत्पत्ति को प्राप्त करे, तो उत्पत्ति डैश दे करके आप वही लिखो। फिर उसके जो विभाजन है कि उत्तरी हिमालय, फिर दक्षिणी हिमालय, शिवालिक, ऐसे करके आप विभाजन लिखो, फिर डैश दे करके 3 पॉइंट लिखो। तो क्या होगा ना, आपके आंसर की जो क्वालिटी है या आपके आंसर की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप ऐसे बुलेट के दे करके डिवाइड करके आंसर लिख रहे हो ना, तो एग्जामिनर को दिखेगा और लगेगा भी कि इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी है, और ऐसी प्रेजेंटेशन से मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं कल भी एक क्लास को कह रही थी, आज भी आप लोगों से कह रही हूँ, जहां पॉसिबल होगा, थोड़ा टाइम हाथ में है तो छोटा छोटा डायग्राम भी साइड में बना सकते हैं। मान लो ऐसे भारत का ऊपरी दिशा आपने बना दिया, नॉर्थ इंडिया का पोर्शन थोड़ा ड्राइंग कर दिया, और वहां ऐसे 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 जो पहाड़ के साइन होते हैं ना, ऐसे वी वी काइंड ऑफ, वो बना दिया, थोड़ा सा एरो देके लिख दिया उत्तरीय हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिणी हिमालय। मैं सबको समझा पा रही हूँ आंसर में कैसे लिखी जाती है और मार्क्स कैसे ज्यादा आते हैं। यस मैम। हाँ, तो ये टिप्स को याद यस रखेंगे। मैम। आंसर की प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी, मार्क्स की संभावना, विशेषकर भूगोल में 2 तरीके से मार्क्स बढ़ते हैं। एक होता है आप उदाहरण देंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जांपल्स देंगे, जहां सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स रहेंगे उससे भूगोल में मार्क्स बढ़ते हैं। सेकंड, भूगोल में मार्क्स बढ़ाने का सहज साधन है, वो हो सके तो मतलब मान लो आप 5 आंसर लिख रहे हो, 5 आंसर में आप 3-4 जितने भी आंसर में आपको पॉसिबल है, अब छोटा सा ना कोई एक डायग्राम, ऐसा नहीं कि आपको एकदम किताब से देखकर ही बनाना है, आप थोड़ा दिमाग लगाकर भी बना सकते हो। और अगर किताब वाली डायग्राम याद है तो बहुत अच्छा, जैसे आप साइंस में बनाते हो वैसे ही यहाँ भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे देखो, ब्राझीलियाच्या पश्चिम भागात वाहतूक मार्गांच्या विकास कमी का झाला, मतलब यहाँ पे कमी पूछी गई है, तो कैसे लिखेंगे आप आंसर बताइए मुझे। मैम मैं लिखूंगी कि वहाँ पे ना अमेजोन नदी है और अमेजोन जंगल भी है, तो वो बहुत घना जंगल है, वहाँ पे बहुत बड़ी नदी गई है, इस वजह से वहाँ पे लोग रहते नहीं है, और अगर वहाँ पे लोग रहेंगे नहीं तो वहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं रहेंगे, और इसलिए वहाँ पे वाहतूक मार्ग भी बना नहीं है। वो भी अच्छी बात है। और और एक कोई पॉइंट लिखेंगे? कि वहाँ का जो हवामान है वो मानवीय आरोग्य के लिए मतलब अनुकूल नहीं है, मतलब वो वहाँ का वातावरण जो है वो रोगट है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमतरता हमें हो सकती है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा मतलब विकास नहीं हुआ है। और अच्छा। मैम वहाँ पर ना दलदली प्रदेश ज्यादा है, वहाँ पर रहने के लिए मानवीय आरोग्य ठीक तरीके से हवामान नहीं है, और वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, इसीलिए। राइट बात है, सभी पॉइंट्स एकदम करेक्ट है। जैसे समझाया आप लोगों को, जो मेन पॉइंट है उसको ऐसे बोल्ड में पहले लिख देंगे, मान लो किसी और पेन से भी लिख सकते हो। अगर आप ब्लू से अपना आंसर शीट लिख रहे हो तो पहले ब्लैक से हेडिंग लिखो, उसके नीचे ये पॉइंट्स लिखो, उसके नीचे मान लो अमेजन नदी की प्रवेशता, फिर घने जंगल, फिर ज्यादा बारिश, ऐसे आप 1 2 3 4 करके पॉइंट्स लिख रहे हो ना, उसको पहले बोल्ड से लिख दो, एक कलर से लिख दो, मतलब एक ब्लैक कलर से लिखो, फिर उसके अंदर ये पॉइंट्स डालो। और अब मैम कलर नहीं कर पाते सर मैं। कलर मतलब मैं कह रही कर सकते हैं, नहीं, मतलब मेरा कहना ये है कि अगर आप 2 कलर ब्लू से लिख रहे हो तो आप ब्लैक से उसको अंडरलाइन कर सकते हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। सिर्फ एक ही पेन अलाउड है। मैम पेंसिल से कर सकते हैं। हाँ, पेंसिल से कर सकते हो, पेंसिल से कर सकते हो, थोड़ा बोल्ड कर देना तो दिखेगा एग्जामिनर। ठीक है,
मेरा ये कहने का मतलब था कि वो मतलब जो आप कारण लिख रहे हो ना 1 2 3 4 करके, वो नजर आना चाहिए। और मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ पे मैप बनाओ ब्राजील का, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप एग्जाम्पल दो कि ब्राजील जो है अमेजोन नदी कैसे वहां से बहती है। अगर 2 3 जगह मेंशन कर पाओ कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक बह रही है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन है, क्षेत्रवेटीसाठी तुम्ही कोण्यात साहित्य सोबत घ्याल, ये वाला क्या क्या होगा, ये तो इजी है। मैम कैमरा लूंगी और प्रश्नावली लूंगी, होकायंत्र, पेन पेंसिल, फिर फर्स्ट एड लूंगी, पेन पेंसिल मोजपट्टी लूंगी और दिशा दर्शक जो कंपास होती है वो लूंगी, फिर पानी की वाटर बॉटल लूंगी, टोपी लूंगी, मैप लूंगी और कचरा भरने के लिए एक कैरी बैग ले लूंगी। ठीक है, चलेगा। और कोई कुछ भूल रहा है या किसी और को कुछ लेना भी है? सभी आपने ऑलमोस्ट, ठीक है। बैटरी तो नोंद वही, हाँ जी सानिया, मुझे सुनाई नहीं दिया। बैटरी मैम और नोंद वही हाँ, लेख। ठीक है चलिए। तो जो भी लिख रहे हैं बैग 1 2 मैम। 3, हाँ हाँ बोला उसने, बोला। तो 1 2 3 4 करके आप पॉइंट बना के लिखो। ऐसे ही मतलब कॉमा दे दे करके पैराग्राफ में लिखोगे ना, चेकिंग करना टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट, लोक संख्या हे एक महत्वाचे संसाधन का मानले जाते। क्यों, मतलब लोक संख्या को इतना गुरुत्व क्यों दिया जाता है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मैम लोक संख्या पे हमारा विकास जो है वो निर्भर रहता है। अगर हमारी लोक संख्या ज्यादा है और अगर मतलब वहाँ पे लोग काम करने वाले लोग कम हो, मतलब लोक संख्या ज्यादा है पर अकार्यशील लोग ज्यादा है, तो हमारे देश का विकास बहुत धीमी गति से होगा। और अगर कार्यशील लोग ज्यादा है लोक संख्या में, तो हमारे देश का विकास बहुत जल्दी से होगा। बहुत इसलिए अच्छा। लोक मैम संख्या हाँ मैम, साधन। अब हमारा देश विकसित है, कुछ दिनों के बाद लोक संख्या के लिए विकसनशील देश होगा। वो भी है। तो आप यहाँ पे मान लो आप लोक संख्या के बारे में लिख रहे हो, और जो है आप मानव संपदा के लिए बता रहे हो कि इसका संसाधन जो है मतलब जो महत्व यही है कि संसाधन का यही गुरुत्व है यहाँ पे। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को मैंने वो पॉपुलेशन जो है ना पिरामिड सिखाया था, मैंने जब आप लोगों के साथ पढ़ाई की थी, एक पिरामिड बना के आपको सिखाया था पीपीटी में। याद है किसी को? तो मैम आपने क्या पूछा? मैंने पूछा कि यहाँ पे आप जो आंसर प्रेजेंट करोगे, तो आप लोग तो मुझे बता रहे हो कि मैम ये कारण है, लेकिन उस कारण को भी प्रेजेंट करना आना चाहिए ना। तो आप लोग 1 2 3 4 करके लिख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक पॉपुलेशन पिरामिड डिस्कस किया था, याद है कि नीचे बच्चों की संख्या होती है, बीच में जो है वो जो कर्मरत श्रेणी होती है वो होते हैं, यस फिर ऊपर, है ना, यस ऊपर जो मैम। है। तो यस आप मैम। उसका एक रफ यहाँ पे स्केच बना सकते हो, थोड़ा सा नीचे दिखा के कि ऐसे करके आप आंसर लिख रहे हो ना, तो साइड में थोड़ा सा एक छोटा सा बॉक्स बना के लोक संख्या का महत्व उसके उस पिरामिड से डिसाइड होता है। मतलब अगर बच्चे ज्यादा है तो वहां की जनसंख्या अच्छी है, लेकिन अगर वो बुढ़ापे तक नहीं पहुंच रहे, मतलब बीच में कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो बच्चों की मृत्यु हो रही है, ज्यादा जनसंख्या नहीं पहुंच रही है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है कि नीचे वाली पोर्शन को, जो बच्चों की पोर्शन है, उसको चौड़ा दिखाना है, ऊपर में जो कर्मरत श्रेणी है उसको मीडियम दिखाना है, ऊपर जो बुढ़ापे का सेक्शन दिखाया है वार्धक्य, उसको और थोड़ा थिन दिखाना है। तो क्या दिखाना है कि हर एक स्तर पे जो है लोक संख्या या लोक संख्या की इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप जो कर्मरत वो जो श्रेणी आएगी ना, वहां पे आप थोड़ा सा एरो दे करके अपना कुछ कुछ इमेजिनेशन यूज करके लिख सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट लोक संख्या का जो स्तर है उसको आप शेड करके भी लिख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट जनसंख्या का स्तर है वो वाला, कर्मरत जो श्रेणी होती है वो वाली। मैं समझा पा रही हूँ ना? ये देखो, आपको ना आंसर प्रेजेंट करने का सुंदर सुंदर तरीका आना चाहिए, तो कि एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाए, है ना। ऐसे अगर आप लोक संख्या को कैसे दिखाया जाता है इसको आप सुंदर तरीके से प्रेजेंट करोगे, तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि ये जो है इस पिरामिड से जनसंख्या का महत्व पता चल रहा है। ठीक है सभी को? यस मैम। ओके यस मैम। ओके।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पे ज्यादा तो कुछ है नहीं. भारतातील पानझडी वनांचे कौन सी वैशिष्ट्य है, विशेषताएं क्या है यहाँ पे? मैम पानझड़ी वने जो होती है उनकी पाले अगर जब उन्हाड़ा आता है ना तब वो पानी कम हो जाता है, इसलिए वो जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं और उनकी जो हाइट होती है वो मीडियम होती है। और वो जो वन होते हैं वो जब जहाँ जास्त पर्जन्य होता है ना ज्यादा होता है वहां पे वो रहते हैं। और उन वनों की वजह से हमें लाकुड़ भी उन वनों से लाकुड़ भी मिलता है, इसलिए हमें वो हेल्प भी होती है। और फॉर एग्जाम्पल साग का पेड़। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा. किसी और को बताना है? भारत भारत मैम भारत में 1000 पानझड़ी का मिमी से 2000 मिमी प्रजनन छाया का प्रदेश है, इसलिए वन वन के पत्ते जो झड़ते हैं वो अपन को दिखते हैं। वो भी है. नेक्स्ट कौन बता रहा था? अनुष्का. यस मैम, जो पानझड़ी वनों की जो पत्तियां होती है वो समर में जो गिर जाती है और उसकी वजह से जो बाष्पीभवन की क्रिया है वो स्लो हो जाती है और पानी जमीन में रहता है उसकी, इसीलिए मतलब जो जहाँ पे कम पर्जन्य होता है उस जगह वो आते हैं. ठीक है, बहुत सुंदर. अभी मैं बताऊं इसको कैसे आप प्रेजेंट करेंगे. इसको सबसे पहले तो जैसे आप यहाँ पे विशेषताएं पूछी जाई है, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कौन से स्थान पे मिलती है. नेक्स्ट आप लिख सकते हो कौन से राज्यों पे मिलती है. नेक्स्ट आप लिख सकते हो इसकी विशेषताएं जो मेन है इस आंसर की पार्ट, वो आपने ऐसे पेंसिल से ऐसे मतलब बोल्ड बोल्ड करके हेडिंग दे करके हर एक चीज को कवर कर लिया. अब यहाँ पे दो रास्ते हैं. या तो आप भारत का छोटा सा वो पश्चिमी दिशा बनाकर थोड़ा शेड कर दो और शेड करके लिख दो कि यहाँ पे पानझड़ी वन मिलती है. या तो आपको पानझड़ी वन में कौन सी विशेष जो वेजिटेशन है या कौन सी यहाँ पे मिलती है वो कैक्टस भी ड्राइंग कर सकते हो. ठीक है, चलो. अभी अजस्त्र कड़ा या प्राकृतिक विवादाची माहिती दया, ये तो कॉमन क्वेश्चन है. क्या लिखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे? अजस्त्र कड़ा. मैम वहाँ पे मैं पहले लिखूंगी कि ब्राजील का जो आग्नेय भाग है वहाँ पे जो अटलांटिक महासागर है उसके उस जो किनारा है वहाँ पे वो अजस्र कड़ा बना है और वो बड़ा है, वो मतलब बहुत ऊंचा है और उसका जो उतार है वो तीव्र है और उसकी जो ऊंची है वो 700 790 मीटर से 1000 मीटर तक है। और उसकी जो ब्राजील में जो आग्नेय व्यापारी वाले जो आते हैं वो अजस्र कड़ा उन्हें रोक लेता है और उस वजह से वो जो किनार पट्टी है वहां पे ज्यादा पानी गिर जाता है, ज्यादा बरसात हो जाती है और इसलिए उस अजस्र कड़े की वजह से ब्राजील का जो पश्चिम प्रदेश है वहां पे पर्जन्य छाया का प्रदेश निर्माण हो जाता है और उसे ही त्रिभुज प्रदेश ऐसा कहते हैं। चलेगा, एकदम सही है. सही है. ज्यादा यहाँ पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर ही होगा इसका. चलो नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके थोड़ी बड़ी क्वेश्चंस है. भारत आणि ब्राझील यांच्या संस्थांमधील फरक स्पष्ट करा. इसको आप कैसे लिखेंगे? कॉलम बना करके लिखेंगे या पैराग्राफ में लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? इसके साधनों के ऊपर जो विषय जो आपको फर्क लिखना है, डिफरेंस लिखना है, कैसे लिखेंगे आप दोनों आप लोग? मैम पैराग्राफ करके। हाँ, ये मेरा भी कार्य मतलब कहने का उद्देश्य था. अगर जो जिस पॉइंट के ऊपर आप फर्क कर रहे हो ना, मान लो आप लोकेशन के ऊपर कर रहे हो या हवामान के ऊपर मतलब जो भी आपका है ना, या आप वहाँ के वन लेकर कर रहे हो या पशु पक्षी लेकर, जो भी टॉपिक को लेकर आप उसके में फर्क कर रहे हो ना, उसको उसका जो मेन पॉइंट है ना उसको पहले पॉइंट 1 लिखो. वो फर्क के जो वो जो मेन जिस जिस जो फैक्टर का कारक है उसको वो कारण वहां पे लिखो. फिर डैश दे करके लिखो इंडिया में ऐसे है. उसी पैराग्राफ में ब्राजील को लिखो. ठीक है, ये बड़ी क्वेश्चंस है. भारताच्या यस. हवामान परिवर्तन करणारे घटक सविस्तर लिखा. ये तो ये भी इजी है कि भारत का जो मतलब हवामान के लिए कौन से कारक इसको इसके घटक है बताइए प्लीज. बहुत कुछ है, समुद्र से डिस्टेंस है हमारी, बहुत कुछ है. मॉनसून कारण हो सकता है, और क्या क्या है, पहाड़ है.
मैम हिमालय की वजह से ना उत्तर दिशा से जो अति ठंड वारे आते हैं वो रोके जाते हैं और इसलिए भारत के जो हवामान है वो उबदार रहता है। और नैऋत्य मानसून जो वारे हैं वो जून और सितंबर में बहुत बारिश गिराते हैं, बहुत पानी आता है। तो यहाँ पे समुन्दर का प्रभाव भी दिखा जा रहा है। एक काम कर सकते हैं, जब ये पॉइंट्स लिख रहे हैं, ऊपर में छोटे से उत्तर भारत का पोर्शन करके हिमालय बना दे, दक्षिण में इंडिया का वो त्रिभुज बना दे, दो साइड्स में दो समुन्दर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दो दिखा दे, नीचे इंडियन ओशन दिखा दे, भारत महासागर, और ऐसे ना एरो दे करके दिखा सकते हैं दो साइड से कैसे समुन्दर से पानी हवा अंदर जाकर के मॉनसून को ला रही है। इजी है, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ना तो बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट आएगा। ब्राजील मधील वन्य जीवतातील, ये तो बहुत इजी है, ब्राजील की वन्य जीवन शैली आपको लिखनी है। क्या लिखेंगे? पशु पक्षी भी है, साथ साथ यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो भी है। थोड़ा एग्जाम्पल देंगे इस आंसर में। और मैम वहाँ पे वो जो जंगल है उस जंगल में बहुत अलग अलग प्रकार के प्राणी है, सरपटनारे प्राणी है, पक्षी है और अमेजोन नदी में जलचर प्राणी भी हो सकते हैं। तो आपको वन्य जीवन शैली लिखनी है ना, तो आप जलचर प्राणी के डैश देकर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कौन से जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं, इम्पोर्टेंट पशु है, उसको डैश देकर एग्जाम्पल से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये देखो, ये इस क्वेश्चन में ही ना इसका हिंट जो है वो छिपा है। जब आपको ऐसे वन्य जीवन शैली के ऊपर या पेड़ पौधों के ऊपर एग्जाम्पल दी गई है ना, क्वेश्चन पूछा गया है ना, यहाँ पे आपको मार्क्स लाने का सबसे इजी तरीका है कि आप जितना एग्जाम्पल्स दे सको, क्योंकि आपको यहाँ पे नाम याद रखने हैं, तो जितना ज्यादा नाम आप याद रखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको आएंगे। तो जब हम करेक्ट करेंगे, हम देखेंगे कि आपने कितने एग्जाम्पल्स की वैरायटी यहाँ पे दी हुई है। आपको कुछ ड्राइंग वाइंग नहीं करना है, ठीक है? आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एग्जाम्पल दे तो अच्छा रहेगा। अमेजोन नदीचे खोरे आणि गंगा नदीचे खोरे तुलना क्या? दोनों नदी के खोरे में तुलना क्या है? ये तो इजी है। यस मैम गंगा नदी का जो खोरा है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और हाँ, वहाँ अमेजोन नदी का जो खोरा है वहाँ पे कम लोग रहते हैं। और क्या हो सकता है? कौन आंसर दे रहे थे, सानिया? यस मैम, नदी का जो खोरा है ना वहाँ पर दलदली प्रदेश है और त्रिभुज प्रदेश नहीं, वहाँ वहाँ पर नहीं है। उसी के व्यतिरिक्त जो गंगा नदी का जो खोरा है ना वहाँ पर ज्यादा लोक संख्या है और वहाँ पर त्रिभुज प्रदेश है। और मैम और गंगा नदी के खोरे के पास ना खेती भी कर सकते हैं हम, लेकिन जो अमेजोन नदी है वहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते। ये भी नहीं कर सकते। साथ साथ गंगा नदी के जो खेती, वो जो खोरे हैं वहां पे हमें अब जॉब्स मिल सकती है, मतलब आपको ये वहां पे मानव बस्ती की संभावना ज्यादा है, अमेजोन में कम है, क्योंकि अमेजोन के जंगले बहुत घने होते हैं। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट, नागरिक मूल्य कोणत्या समस्या निर्माण होता, कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उसको स्पष्ट करेंगे। यहाँ पे तो आपको मोस्टली सोल्यूशंस देने हैं और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिखने हैं। क्या क्या लिखेंगे? पॉइंट्स को बुलेट फॉर्म में लिखेंगे। मैम रहने को जगह कम आती है और जब ज्यादा लोग हमारे यहाँ रह जाते हैं तो पानी कम पड़ता है, खाने के लिए भी मुसीबत हो सकती है, जो लाइट है वो भी नहीं आती, जो कचरा है वो भी बढ़ जाता है और पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, बहुत पोल्यूशन होते हैं। फिर गुनहगारी भी बढ़ती है और जो वाहतूक है वो भी बढ़ती है, उसकी वजह से ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो आप ना पहले तो प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, है ना, थोड़ा सा नीचे अगर इसके सोल्यूशन भी लिख देना तो ये आंसर की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉब्लम तो बता रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ जो भी इसके सोल्यूशन है अगर आप लिख देना, ये ज्यादा रोजगारी प्रदान करने से बेरोजगारी चली जाएगी, तो ऐसे ना बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है कि थोड़ा बहुत सोल्यूशन के बारे में भी स्टूडेंट ने लिखा है। ऐसा नहीं कि आपको हर एक में सोल्यूशन लिखना है। आपने अगर 5 पॉइंट लिखे हैं तो नीचे छोटा सा सोल्यूशन या इसका समाधान करके भी लिख सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा इस आंसर का। देखो, हर एक आंसर की जो होती है ना, जो एक आंसर ना, एक क्वेश्चन आपसे कुछ मांगता है, तो उसको आप जितना अच्छे से कैच करके उसकी मीनिंग को समझ करके आप लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर के सोच से आप ज्यादा जाते हैं
वहां पे मार्क्स की प्राप्ति ज्यादा होती है। मतलब एग्जामिनर जो नोटबुक चेक कर रहा है, आंसर शीट, वो समझेगा कि ये जो बच्चा है, इसने क्वेश्चन को समझकर, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके भी, इसकी जरूरत क्वेश्चन को आंसर देकर भी इसने एक स्टेप आगे लिखा है। मतलब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। ठीक है, चलो, क्योंकि आप 10th में है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास आप लोग तो 11 में जाओगे, ये चीजें नेचुरल हो जाएगी। मतलब कोई आपसे ये चीज डिस्कस नहीं करेगा, आपको समझकर सोचकर आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट, ब्राजील मधील प्राकृतिक खेतानाचे मुख्य विभाग सविस्तर स्पष्ट करा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जैसे दिया गया है उसको वैसे ही लिखना है कि खेत में मुख्य विभाग कौन से हैं। जस्ट 1 2 3 4 करके डिस्कस करें, डिटेल आप लोग लिख लेंगे, मुझे पता है क्या है। मैम ब्राजील के 5 उच्च भाग भूमि। हैं। एक है ब्राजील की उच्च भूमि, दूसरा है गियाना उच्च भूमि, और तीसरा है किनारपट्टी का प्रदेश, और फिर अमेज़न नदी का खोरा, पैराग्वे पैराना नदी का खोरा। हाँ, ये सब तो है ही है। अनुष्का, अगर थोड़ा सा इनके बारे में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? मैम जो हमारे ब्राजील के जो मुख्य विभाग है उसमें उच्च भूमि, अजस्त्र कड़ा, किनारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह, इनका समावेश होता है। उच्च भूमि में हमें ब्राजील उच्च भूमि और गियाना उच्च भूमि, इन दोनों का समावेश होता है। और इसी में हमें जो पिको दी नेबलिना, ये जो सर्वोच्च शिखर है वो मिलता है, जिसकी जो लंबाई ऊंची है वो करीब 3014 मीटर है। देन आता है अजस्त्र कड़ा। तो अजस्त्र कड़ा में, अजस्त्र कड़ा की वजह से जो अग्नेय व्यापारी वारे हैं वो अड़ाए जाते हैं, और उसकी वजह से ब्राजील का जो पश्चिम भाग है उसमें जो अवर्षण चतुष्कोण तैयार हो जाता है, और वहां पे बारिश कम गिरती है। फिर है किनारी प्रदेश। तो किनारी प्रदेश में हमें ब्राजील को 7400 मीटर किलोमीटर लंबा किनारी प्रदेश मिला है। देन उसमें ना हमें मतलब अग्नेय भाग में ज्यादा लोक वस्ती हमें दिखती है। देन है मैदानी प्रदेश। तो जो हमारे पैराग्वे पैराना और अमेज़न नदी का जो खोरा है उसमें हमें मैदानी प्रदेश दिखता है। देन द्वीप समूह। तो जो मैरोजो बेट है, वैसे अनेक बेट हमें मैरोजो बेट के पास मिलते हैं, तो उनका समावेश द्वीप समूह में होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में बताया आपने। देखो, नेक्स्ट जो है हॉट्स है। हॉट्स का मतलब है सोच के आप जो उत्तर देते हैं, आपका अपना ओपिनियन आप देते हैं। ऐतिहासिक वारसा संघाचे जतन करण्यासाठी तुम्ही क्षेत्रीय बेटी दरियामान कोणीय काळजी घ्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ पे तो ओपिनियन अलग हो सकते हैं, क्या लिखेंगे मैम यहाँ हम पे? जो है ना मतलब जब क्षेत्र भेंट को जाएंगे तब वहाँ पे हमारी वजह से जो मतलब वो जो वारसा स्थल है उसका कोई नुकसान ना हो। जैसे कि वहाँ के जो पत्थर है उन पे हम नाम ना लिखे, वहाँ पे कचरा ना करे, या फिर वहाँ के पेड़ पौधों की डालियां न तोड़े, इसकी वजह से वहाँ पे परिणाम हो सकता है, तो वो हम ना करें। और वहाँ पे सूचना फलक लगाए। देन हम वहाँ पे जन जागृति करें, जैसे कि मतलब उन वारसा स्थलों का मतलब जो प्रोटेक्शन होना चाहिए उसके लिए हमें वहाँ पे प्रयास करना चाहिए। बराबर, सही है। अभी देखो, आयुर्मान बढ़ने से क्या लक्षण होते हैं, यहाँ पे लिखा है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये क्या लगता है? इसका इसका क्या इम्प्लीकेशन निकल सकता है? कौन बताएगा कि आयुर्मान के इम्प्लीकेशन या रिजल्ट क्या होते हैं? प्रगति का लक्षण होता है, क्या होता है? जरूर प्रगति का लक्षण तो है ही है, लेकिन बहुत ज्यादा आयुर्मान का बढ़ना भी देश के लिए अच्छा नहीं है। पॉजिटिव यही है कि देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई तो मानो कि इंसान की आयु बढ़ रही है, वो बहुत अच्छी है, देश की कार्य क्षमता बढ़ रही है, इनकम बढ़ रहा है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो देश को उसकी जो मैनेजमेंट है वो भी करने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आप अपनी ओपिनियन लिख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला के लिखना है, ठीक है? नेगेटिव ज्यादा नहीं लिखना है। वन्य प्राणीचा शिकार केल्यास तुम्ही कोणते उपाय? तो सब जानते हैं कि वन्य प्राणी का शिकार तो करना तो है नहीं। इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कानून मैम बना हम सकते जो हमारा रोका या झूम जो पुलिस है को कॉल उसे कर। रोका जा सकता है। देन हमें जो मतलब
वनों को जो जलाया जाता है या जो तोड़ा जाता है, तो वो हमें रोकना चाहिए। देन हमें पेड़ लगाने चाहिए जिसकी वजह से जो वन्य प्राणी है उनके जीवन पे कोई धोखा ना हो, और हमें जो शिकार करनी है वो रोकनी चाहिए। जी बराबर सही है। और आप मैम वन्य जीव की सुरक्षा करनी चाहिए। इस जगह पे हम जन जागृति करेंगे इस टॉपिक पे, और उनकी संरक्षण करेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी जीव होते हैं, उन्हें हेल्प करनी चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। बराबर, आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट करके आप कैंपेन कर सकते हैं, मेले लगा सकते हैं, जन जागरूक करने के लिए जो पैम्फलेट्स होते हैं छोटे छोटे कागजों पे लिख के लोगों को दे सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ब्राजील में पर्यटन के लिए जा रहे हैं, तो कौन से 3 ठिकानों भेंट करेंगे हम, क्या करेंगे हम? बहुत इजी है। मैम मैं तो पहले जाऊंगी रियो दे जेनेरियो। वहाँ का जो समुद्र किनारा है, वहाँ पे क्राइस्ट द रिडीमर, ये जो प्रसिद्ध ठिकान है, वहाँ पे जाऊंगी। फिर अमेजोन। जी सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? अमेजोन देखेंगे, वहाँ पे अमेजोन। कैसे रहते हैं, वहाँ की जैव विविधता कैसे। ठीक है, हम रायो दी जेनेरियो जा सकते हैं, हम अमेजोन नदी के अमेजोन केंद्र और वहाँ पे क्राइस्ट द रिडीमर, ये जो प्रसिद्ध ठिकान है, वो भी देखूंगी। वो भी देख सकते हैं। सही है, चलो इतना तक ही रखेंगे। पेपर डिस्कशन हो चुकी है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैम को लिख करके फॉरवर्ड करेंगे, वो मैम मुझे भेज देंगे, हम आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। सॉल्व हुआ सबके पेपर, डाउट्स? यस मैम, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट, थैंक यू, बाय।